देहरादून में इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम धामी ने लिया हिस्सा। नेपाल उत्तराखंड के रिश्तों को बेहतर करने का दिया संदेश। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी। प्रदेश भर में अब तक 110 मदरसों पर लगातार कार्रवाई जारी। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने तैयारियां की पूरी। सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर की गई खास व्यवस्था। श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने पीने की खास व्यवस्था। मसूरी को एक बार फिर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दी बड़ी सौगात। मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण का काम हुआ शुरू। 30 अप्रैल से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने दी जानकारी। कहा, पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही यातायात की व्यवस्था को लेकर तैयारी की गई है। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने को लेकर उत्तराखंड के कई जिलों में किया जाएगा कार्यक्रमों का आयोजन। कार्यक्रमों को लेकर देहरादून सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक। देहरादून सचिवालय में आयोजित बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा, आयोजनों के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। गढ़वाल लोकसभा को मिली बड़ी सौगात। कोटद्वार में पासपोर्ट कार्यालय को मिली मंजूरी। चमोली में जल्द खुलेगा पासपोर्ट कार्यालय। हरिद्वार दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी पतंजलि यूनिवर्सिटी में आयोजित अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव कार्यक्रम में लिया हिस्सा। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो सीधा रुख करेंगे देहरादून की ओर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। एक जानकारी देने का जो उनकी विशेष बातें होती है वो सब पहले की सरकारों के समय में ठंडे बस्ते में जिनको डाल दिया था, लेकिन हम उसको टालने पर हमारा विश्वास नहीं था। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीखा, जो रूल, जो नियम, जो कानून जो काम के नहीं है, उनको जिस प्रकार से भारत सरकार ने लगातार हटाया है, उसी प्रकार हमने भी यहां पर निर्णय लिए। और चाहे वो लैंड जिहाद के मामले हो, लव जिहाद के मामले हो या थूक जिहाद हो, इन सब पर हम कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन हमने इसको कभी किसी वर्ग विशेष से जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। हमने कहा कि भाई लोगों ने हमसे, आप ही लोगों में से कई बार लोग हमसे पूछते थे कि आप किन्हीं विशेष लोगों के लिए ये कर रहे हैं क्या। तब हमारा कहना था कि हमारा राज्य ये बहुत प्रेम पूर्वक आपस में रहने वालों का राज्य है। यहाँ एक सभी लोग बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में बहुत सबके संबंध हैं। हम तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी चीज इलीगल है उसको हम कानून के दायरे में ला रहे हैं और हमारा प्रयास है। मैं आप सबके माध्यम से आप सब बंधुओं को भी बधाई देना चाहता हूँ, आप सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप समय समय पर आपने हमारा हमेशा प्रोत्साहन किया, सहयोग किया, हमको चेताया। व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आप सब लोगों में से भी बहुत सारे मित्रों की शुभकामनाएं मिलती हैं और व्यक्तिगत रूप से फोन पर आपके सुझाव मिलते हैं, आपके मैसेज के माध्यम से मिलते हैं। हमें जो बहुत सारी चीजों पर हमारी नजर भी नहीं जाती, वहां पर आप सबकी नजर जाती है और आप सब हमको बताने का काम करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमेशा, चाहे कोई आपदा की स्थिति हो, कोई विपदा की स्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, हर चुनौती में वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने हमेशा हमारी पीठ पर हाथ रखा है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है। इन्हीं कारणों से, इन्हीं सब इसी सहयोग के कारण से, आशीर्वाद के कारण से, समर्थन के कारण से, साथ के कारण से हम अनेक निर्णय ले पाए। देश की आजादी के बाद
देश के संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप उत्तराखंड पूरे देश के अंदर देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने जबरन धर्मांतरण का कानून यहां पर बनाया, जो देवभूमि के मूल स्वरूप को और डेमोक्रेसी को जो खतरा पैदा हो रहा था, निश्चित रूप से उसको सुरक्षित करने का काम करेगा। इतना ही नहीं, लंबे समय से जो प्रदेश के अंदर एक बड़ी समस्या थी, नकल की समस्या, जिसके कारण से गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के साथ न्याय नहीं हो रहा था, इंसाफ नहीं हो रहा था, हमने सख्त नकल का कानून लाकर और नकल माफिया पर किसी प्रकार से भी कोई कोताही न बरतते हुए 100 से भी अधिक नकल से जुड़े हुए माफियाओं को या अपराधियों को जेल में भेजने में भी हमने कोई पीछे हटने का काम नहीं किया, उनकी कमर तोड़ने का काम किया। और इसका परिणाम हुआ कि पिछले 3 वर्षों में हम 20,000 से भी ज्यादा हमारे प्रदेश के भाई बहनों को हम नौकरियां देने में हमें सफलता मिली है। और एक भी मामले में कहीं कोई नकल का मामला नहीं आया, एक प्रकरण में भी कोई मामला न्यायालय में नहीं गया। आज गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को और उनके माता पिता को ये विश्वास हो गया है कि अगर हम अच्छी तैयारी करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो हमारी प्रतिभा क्षमता के साथ कोई भी जो है भेदभाव नहीं कर पाएगा, कोई पक्षपात नहीं कर पाएगा और हमको चयन का अवसर मिलेगा। पूरे प्रदेश के अंदर मैं जाता हूं, मुझे आप सबसे कहते हुए आज इस बात का संतोष है कि आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि भाई आप सब लोग यहां पर सैकड़ों की संख्या में हैं, लेकिन ये बात कई लाखों लोगों तक आपके माध्यम से जानी है। और मैं जब प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गया तो बहुत सारे माता पिता मिले मुझे। हमारे साथ खजानदास जी भी थे जब हम टिहरी के कार्यक्रम में गए थे, वहां पे जौनपुर में, तो माता पिता मिलने आए। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा कई सालों से जो है परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका चयन नहीं हो रहा था। हम आपकी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि अब इसका चयन एक नहीं 2-3 जगह पर हो गया है, और ऐसे अन्य स्थानों पर भी आप लोगों को मिले होंगे। हाँ जी, आपको भी मिले होंगे कई लोग, जगह जगह पर लोगों के बीच में जो है, जो एक परीक्षा में चयन नहीं हो रहा था, 4-4 परीक्षाओं में एक साथ चयन का अवसर लोगों को मिल रहा है। एक विश्वास जगह है और ये प्रक्रिया हमारी रुकने वाली नहीं है, आगे बढ़ेगी, हमने कहा है। और पहले दिन से 4 जुलाई 2021 को जब पहले कार्यकाल में मैंने इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया था, उसी दिन संकल्प लिया था कि जितनी भी हमारे यहाँ पर पद रिक्त हैं पूरे प्रदेश के अंदर, हम उन सभी पदों को भरेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए आज कुछ संतोष है इस बात का कि आप सबके सहयोग से हम एक तो नकल का कानून ला पाए और इतनी सारी नियुक्तियों को, अनेक चुनौतियां होने के बाद भी। आपको पता है कि जब हम नकल माफिया पर कार्रवाई कर रहे थे तो उस समय किस प्रकार से जो है चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा, किस प्रकार से अनेक हमारे बीच के भाई बहनों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं उन नौजवानों को भी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि सबकी समझ में बहुत जल्दी आ गया था और वो हमारे साथ खड़े हो गए। नकल का कानून लाते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक नई लहर पैदा हुई। प्रदेश के हर नौजवान ने हमारा समर्थन किया। उसी का परिणाम हुआ कि नकल का एक कानून हमारा ये राज्य के अंदर ही नहीं, पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया। इसके साथ साथ हमने दंगा रोकने के लिए कानून बनाया। हमने ये कानून बनाया और इसके पीछे हमारा हेतु था कि आप प्रदेश के अंदर, हमारे शांत प्रदेश में कोई दंगा न करे, कोई यहाँ पर आगजनी न करे, कोई तोड़फोड़ न करे, कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। एक घटना हुई थी हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में। उसके बाद हमको लगा कि प्रदेश के अंदर सख्त कानून होना चाहिए और हम दंगा रोधी कानून लेकर आए। भू कानून लंबे समय से इस प्रदेश की मांग थी और भू सुधार की दिशा में हमने प्रयास प्रारंभ कर दिया। अभी
गत विधानसभा सत्र में एक भू कानून की भी हमने शुरुआत कर दी है और वो भू कानून भी हम सबकी सुझावों के आधार पर, सबकी संभावनाओं के आधार पर लंबे समय से उत्तराखंड के जनमानस की जो मांग थी उस मांग के अनुरूप लाए हैं और हमने शुरुआत करी है। आगे इसमें और हमको आगे बढ़ना है। समय के साथ साथ जैसे जैसे राज्य की आवश्यकताएं होंगी, राज्य की चुनौतियां होंगी, उसके अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए हमारी महिलाएं हमेशा से शीर्ष प्राथमिकता में रही हैं, क्योंकि हमने प्रदेश के अंदर देखा है और मैं स्वयं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जहां मैंने अपनी मां को भी बहुत कठिनाई में काम करते हुए देखा है। कैसे बच्चों का लालन पालन होता है, कैसे घर में गाय भैंस को देखना होता है, कैसे खाना बनाना होता है, कैसे घर चलाना होता है, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर ये कमोवेश हर परिवार की स्थिति ऐसी है। इसलिए हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में यहाँ पर सुनिश्चित किया विधेयक लाकर। आंदोलनकारी हमारे राज्य की बहुत बड़ी राज्य को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो हम 10% का उनके लिए भी आरक्षण लेके आए। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। अब तक 110 मदरसों पर ताला लगाया जा चुका है। प्रशासन की तरफ से अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। यह मदरसे बिना सरकार की अनुमति के संचालित किए जा रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। रोजाना प्रदेश के किसी इलाके में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। मदरसों पर लगातार स्ट्राइक हो रही है। आप 4 तस्वीरों के माध्यम से देखिए। आपको बताते हैं कि कहाँ कितने मदरसे जो हैं वो अवैध रूप से संचालित हैं, तो कहाँ कितने मदरसों का कार्रवाई के दौरान बंद किया गया। आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर हरिद्वार की आपको नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर किच्छा की है, जहां पर अवैध मदरसों पर ताला जड़ा जा रहा है, सील किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर आपको रुद्रपुर और चौथी तस्वीर आपको सितारगंज से नजर आ रही है। अवैध मदरसे हैं जहां पर पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और जहां पर पुलिस प्रशासन, धामी सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चारों ही तस्वीर हरिद्वार, किच्छा, रुद्रपुर और सितारगंज की है, जहां पर पुलिस प्रशासन का लगातार अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। तो विकास नगर में अगर बात करते हैं तो 78 मदरसे अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं। इनमें से केवल 18 मदरसे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, बाकी 60 अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। देहरादून सदर क्षेत्र में 33 मदरसे चिन्हित किए गए। अब ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख रहे हैं कि कहाँ कितने अवैध मदरसे, यानी कि विकास नगर में 78 मदरसे हैं। इनमें से केवल 18 मदरसे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, यानी कि बाकी 60 अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। और अगर देहरादून की हम बात करते हैं तो देहरादून सदर क्षेत्र में 33 मदरसे जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं और इनमें से केवल 10 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। बाकी जो 23 अवैध मदरसे हैं वो संचालित हो रही हैं। 23 जो अवैध मदरसों का नाम सामने आया है वो संचालित किए जा रहे हैं। अब अगर हम डोईवाला की बात करते हैं तो डोईवाला में 6 मदरसे मिले हैं। इनमें से एक भी रजिस्टर्ड मदरसा नहीं है, यानी कि 6 जो मदरसे हैं वो अवैध हैं, एक भी मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है। जौनसार की अगर हम बात करते हैं तो जौनसार बाबर इलाके में 1 मदरसा मिला है, ये भी अवैध रूप से संचालित हो रहा है। यानी कि जितने भी अवैध मदरसे उत्तराखंड में संचालित हो रही हैं, इनको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कहाँ कितने मदरसे सील हुए हैं? उधम सिंह नगर की आप तस्वीर देख रहे हैं, 16 और हरिद्वार में 2 मदरसों को सील किया गया है, यानी कि जो अवैध मदरसे हैं उनको सील किया गया है। रुद्रपुर में 4 मदरसों को सील किया गया है और किच्छा में 8 मदरसों को सील किया गया है। तो ये वो संख्या बता रहे हैं जो अवैध मदरसे संचालित होते हैं और उनमें से कुछ मदरसों को सील किया जा रहा है। बाजपुर में भी 3 मदरसे सील किए जा चुके हैं और जसपुर की बात करें तो जसपुर में 1 मदरसा सील किया गया है और देहरादून और पौड़ी में 92 मदरसों को सील किया गया है। तो लगातार देखिए धामी सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि पूरे उत्तराखंड का आंकड़ा निकालते हैं तो पूरे उत्तराखंड में 110 मदरसे सील किए गए। चारों ही तस्वीरें आपको दिखाई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन मदरसों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को फ्री हैंड दिया हुआ है, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रशासन ने इस बात की भी जांच शुरू कर दी है कि इतने बड़े पैमाने पर संचालित हो रही इन अवैध मदरसों के पीछे आखिरकार किसका हाथ है
और यहाँ पर छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार न केवल इन मदरसों पर कार्रवाई कर रही है, बल्कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की बेहतर शिक्षा का इंतजाम करने पर भी ध्यान दे रही है। इसी पर तो आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, मदरसों पर लगातार स्ट्राइक भी हमें देखने को मिल रही है। सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है और जो अवैध मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, उन पर भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के द्वारा निर्देश दिए गए थे, जो भी मदरसे अपंजीकृत हैं उनकी जांच करी जाए, जिनका ना मदरसा बोर्ड में पंजीकरण है ना ही शिक्षा विभाग में पंजीकरण है, उनकी जांच करके उनके खिलाफ सील की कार्रवाई की जाए। इसी के क्रम में थाना श्यामपुर क्षेत्र के में गंडी खाता में गुजर बस्ती के अंतर्गत 2 मदरसों का सील करा गया और ये कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। और अब बात करेंगे देहरादून से मिल रही बड़ी खबर की। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होगी। यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर खास व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के ठहरने की और खाने पीने के खास इंतजामात देखने को भी मिलेंगे चारधाम यात्रा के दौरान, और इसको लेकर व्यवस्था भी की गई है। यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने तमाम जानकारी दी है। सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर भी खास व्यवस्था की गई है। तो श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने पीने की भी खास व्यवस्था की गई है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी, जिसको लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। तमाम तैयारियां भी की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस ने भी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर भी खास व्यवस्था की गई है। खाने पीने और ठहरने को लेकर भी खास व्यवस्था के इंतजाम भी देखने को मिलेंगे। देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के हमारे द्वारा समय समय पर बैठक की जा रही है और हम लोगों ने चारधाम के रूट पर जो भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उनके रिपेयर वर्क का सारा एस्टीमेट तैयार करा लिया है और उनके टेंडर भी आजकल में फ्लोट हो जाएंगे। पहला काम तो ये है कि जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं वो गरिमा के अनुरूप हो जाए और रिपेयर वर्क हो जाए उनका। दूसरा, जो केदारनाथ धाम में जो हमारे टेंट वगैरह लगते हैं उसकी जगह का आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ के जिला प्रशासन से समन्वय कर रहे हैं हम लोग। और हमारी जो वेबसाइट है उस पर हमारे चारधाम के पैकेजेस अपलोड हो जाए। तो इस तरीके का जो हमारा वर्क है वो चल रहा है और हम लोग से साप्ताहिक समीक्षा कर रहे हैं और अभी भी हम लोग जा रहे हैं माननीय सचिव महोदय से मिलने और जो भी हमारे पेंडिंग प्रकरण है उस पर भी हम लोग बात करें। मसूरी के गांधी चौक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबी सड़क को फिर से बनाए जाने के काम का शुभारंभ किया है। इसे लगभग 273 लाख से ज्यादा की लागत से डीवीएम-बीसी तकनीक से पूरा किया जाएगा। मंत्री गणेश ने बताया कि यह काम पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हर साल लाखों पर्यटक मसूरी आते हैं और इस सड़क के सुधार से उन्हें यात्रा में आराम मिलेगा। राज्य सरकार लगातार पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जैसे समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून और सख्त भू कानून। उन्होंने मसूरी में पेयजल की समस्या का समाधान करते हुए 144 करोड़ की लागत से यमुना पंपिंग पेयजल योजना शुरू की है, जिससे अगले 30 सालों तक पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। गणेश जोशी ने आगामी 22 मार्च को पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल पूरे होने की जानकारी भी दी, जो प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से कर रही है। अभी आपने देखा होगा जॉर्ज एवरेस्ट को स्वरूप हमने बदला है। पूर्व में माल रोड को हमने ठीक किया था और आज मोतीलाल नेहरू मार्ग जो एक व्यस्तम मार्ग है जिसकी हालत बहुत दयनीय थी और क्योंकि टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, 1 महीने के अंदर टूरिस्ट भारी मात्रा में यहाँ पर आने वाला है, उसको देखते हुए उसका शुभारंभ हमने किया है। हॉट मिक्स का काम तो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा और 1 माह के अंदर नाली और जो शेष काम होगा वो काम पूरे होंगे और आगे भी जो मसूरी के बेहतर के लिए होगा हमारी सरकार करेगी। शीघ्र ही जो हमने ये जो पेयजल योजना यहाँ के लिए लाए हैं उसका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा होगा, क्योंकि आज मैं जब यहाँ के लोगों से बात करता हूँ, लोगों ने कहा कि साहब हमें पर्याप्त पानी मिल रहा है। इसके लिए मैं विशेषकर अनिल बलूनी जी का
30 अप्रैल से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसको लेकर सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। यात्रा की तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ यातायात की व्यवस्था को लेकर भी तैयारी की गई है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। देखिए, आगामी जो हमारी चार धाम यात्रा है, जो श्री धामों में श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। समय समय पर लोगों फोर्स को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से रूट को वो डाइवर्ट करें, कहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाएं। जहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, अगर श्री धामों में अगर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है तो कहीं उनको हॉल्ट कराना हो पड़ सकता है, तो वहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशन पे पूरी सारी जो व्यवस्थाएं हैं, रुकने की, खाने की, शौचालय की, सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। साथ साथ जो रजिस्ट्रेशंस जो हो रहे हैं, जिसमें इस बार एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है चार धाम मीटिंग में, जिसकी अध्यक्षता माननीय आयुक्त गढ़वाल ने की थी। उसमें एक डिसीजन हुआ था कि 60% जो रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे और 40% जो होंगे रजिस्ट्रेशन वो ऑफलाइन होंगे। पहले इस क्रम में कभी कभी शिकायतें मिलती हैं फर्जी रजिस्ट्रेशंस की, तो इसी को देखते हुए वहाँ पे हम लोगों ने LIU की टीम को डिप्लॉय किया है। साथ साथ वहाँ पर सिविल में भी हमारे जो पुलिसकर्मी होंगे वो मौजूद होंगे, और एक शिकायत केंद्र भी वहाँ पे बनाया जाएगा, ताकि किसी को भी किसी तरीके की ऐसी आकांक्षा लगे, प्रोबेबिलिटी की कोई फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो वो हमें सूचित करे और इसमें हम कठोर कार्रवाई करेंगे। मसूरी में अवैध निर्माणों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कड़ी कार्रवाई की है। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने के आरोप में अपर माल रोड रॉक स्टोन पर निर्माण को सील किया गया है। प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता ने बताया कि इंद्रेश गोयल की ओर से निर्माण को लेकर स्वीकृत मानचित्र के खिलाफ काम किया जा रहा था, जिसके खिलाफ धारा 27A और 28B के तहत कार्रवाई की गई है। निर्माण जारी रहने पर 20 मार्च को सीलिंग की कार्रवाई की गई। मसूरी में अवैध निर्माणों के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया गया है। गुप्ता ने कहा है कि आवासीय मानचित्र के नाम पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मसूरी की जनता से अपील की है कि कोई भी बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत किए निर्माण न करे। ऐसा करने पर अनाधिकृत निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की इस पहल से यह स्पष्ट हो गया है कि मसूरी में अवैध निर्माणों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंद्रेश गोयल द्वारा इस निर्माण कार्य किया जा रहा था, इसका मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद इसके द्वारा विचलन करके निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके लिए इसके खिलाफ धारा 27 एक 28 की कार्रवाई की गई, जो SDM महोदय के यहाँ सुनवाई में लगी हुई थी। मैडम द्वारा इसकी सुनवाई के उपरांत सीलिंग के आदेश पारित किए गए। उन्हीं सीलिंग के आदेशों के क्रम में आज इसको सील किया जा रहा है। इसमें लगातार हम लोग जो हमारी सुसंगत धाराएं हैं उनके अंदर कार्रवाई करते रहते हैं, विवाद योजित करते रहते हैं, और वो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, सुनवाई चल रही है। जो भी इस तरह की कार्रवाई होंगी, जिसमें भी सीलिंग दृष्टिकरण के आदेश पारित होंगे, उसमें त्वरित गति से कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी अवैध निर्माण की छूट नहीं दी जाएगी। मैं मसूरी की जनता से अपील करूंगा कि वे नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कर निर्माण कार्य करें। मानचित्र स्वीकृत कराने में यदि किसी को दिक्कत आ रही है तो मुझसे संपर्क स्थापित कर सकता है। नामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर 22 से 30 मार्च तक जनपद के सभी विधानसभा और विकास खंडों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत में अधिकारियों के साथ बैठकर इन कार्यक्रमों को भव्य रूप से मनाने के निर्देश दिए हैं। 22 मार्च को रामलीला मैदान में कृषि मेला होगा और 23 मार्च को मुख्यमंत्री का वर्चुअल संबोधन होगा। इसके बाद रोजगार मेला, खेल प्रतियोगिताएं और परिवहन मेला आयोजित होंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में बहुउद्देशीय और स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। अधिकारी कार्यक्रम स्थलों पर साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जल दिवस के अवसर पर जल स्रोतों की सफाई भी की जाएगी। कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, ताकि लोगों को हर पहलू से लाभ हो सके। इसमें 23 मार्च को सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा
है। तो इस अवसर पर जन सेवा थीम के अंतर्गत 22 से लेकर 30 मार्च तक जिला मुख्यालय पे, विधानसभा क्षेत्रों में और ब्लॉक मुख्यालयों पे विभिन्न कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसमें मुख्य कार्यक्रम 23 तारीख को जनपद मुख्यालय पौड़ी के रामलीला ग्राउंड में किया जा रहा है, जिसमें कि विभिन्न जो स्टॉल्स हैं डिपार्टमेंट्स के वो लगाए जाएंगे। बहुउद्देशीय शिविर, चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जो डिसीजन सरकार के द्वारा विगत 3 वर्षों में लिए गए हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और जनता की जो भी वहाँ पे समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, उनको भी उस शिविर में उनका भी निस्तारण किया जाएगा। और इसके अलावा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग तिथियों पे माननीय जो हमारे विधायक हैं, उनके सुझाव के अनुसार इस तरह के बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं और जिनका भी हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे कि किस तिथि पे कौन से विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर। इसके साथ साथ हमारे जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पे भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में कंचन प्रोद्योग वाणिज्य संघ की ओर से आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर भारत और नेपाल के स्थानीय उत्पादों पर आधारित विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध हैं, उस संबंधों को और प्रगाढ़ता और मजबूती प्रदान करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा और निश्चित रूप से जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आज हमारे पीताम्बर जोशी जी इस समन्वय को स्थापित कर रहे, आने वाले समय में ये समन्वय और मजबूत होगा और संबंधों में घनिष्ठता आएगी, व्यापार में निकटता आएगी, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध, रोटी बेटी का संबंध हमारा बहुत पहले से रहा है। इस प्रकार के आयोजन हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं, एक दूसरे के हमारे कल्चर हैं, उसको संजोए रखते हुए आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को भी अपना अद्वितीय योगदान इस विरासत को सौंपने में ये मेले इस प्रकार के महत्व के मेले हैं। हम सभी तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।